शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण का अर्थ मानक उच्चारण से है, जो संप्रेषण और लेखन की दृष्टि से सही माना जाता है। क्षेत्रीय उच्चारण भले ही प्रयोग में आते हों, लेकिन वे हमेशा शुद्ध नहीं होते हैं। उच्चारण केवल ध्वनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि शब्दों और वाक्यों के स्तर पर भी महत्वपूर्ण होता है। शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन भाषा की अभियोगिता को प्रभावित करते हैं। एक स्पष्ट उच्चारित वाक्य व्याकरण की अशुद्धियों के बावजूद समझ में आ सकता है, लेकिन अशुद्ध उच्चारण से अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। हिंदी ध्वन्यात्मक भाषा है, इसलिए अशुद्ध उच्चारण वतनी पर असर डालता है। भाषा शिक्षकों को वाचन क्षमताओं के आधार पर उच्चारण दोषों को पहचानकर सुधारात्मक शिक्षण करना आवश्यक होता है, ताकि भाषा का सही ज्ञान और संप्रेषण संभव हो सके। शुद्ध उच्चारण का महत्व। शुद्ध उच्चारण का महत्व देख लेते हैं। शुद्ध उच्चारण क्यों जरूरी है, इसे हम आसान शब्दों में इस तरह समझ सकते हैं। पहला, भाषा सीखने में मदद करता है। सही उच्चारण से भाषा को समझना और सीखना आसान होता है। गलत उच्चारण से सीखने में बाधा बन सकती है। अर्थ का अनर्थ न होना। यदि हम शुद्ध उच्चारण करते हैं तो सही अर्थ समझ में आता है। गलत उच्चारण से वाक्य का मतलब बदल सकता है। उदाहरण के लिए, आपत्तिकाल में स्वजनों ने मेरी सहायता की, या आपत्ति काल में स्वजनों ने मेरी सहायता की, तो इनका ये आप सही अर्थ में प्रयोग करते हैं और इसका अर्थ बदल जाता है। अगला, भाषा पहले बोली जाती थी, लिखी बाद में गई। पहले लोग मौखिक रूप से बात करते थे, इसलिए सही उच्चारण जरूरी था। अगला पॉइंट, शरीर के अंग भी असर डालते हैं। सही उच्चारण में शरीर के अंग भी। सही उच्चारण के लिए दांत, होंठ और बोलने का तरीका भी महत्वपूर्ण होता है। अगला पॉइंट, विद्यार्थियों के लिए जरूरी। अगर बचपन से सही उच्चारण की आदत ना हो तो भविष्य में गलत बोलने की आदत पड़ जाती है, आदत बन जाती है। आरक्षित उच्चारण के आसान नियम। हम उच्चारण के नियम देख लेते हैं। सही उच्चारण के कुछ आसान नियम इस प्रकार हैं। पहला, शिक्षक को सही उच्चारण सिखाना चाहिए। हर अक्षर कैसे बोला जाता है, इसका अभ्यास कराना जरूरी है। अगला, जो ये स होता है को सा की तरह किया जाए, जैसे वर्षा। ज्ञा को ज्ञा की तरह बोला जाता है, जैसे ज्ञान। ये कक्षा वाला है जो कक्ष की तरह बोला जाता है, जैसे क्षत्रिय, रक्षा। ये री है, री को री की तरह बोला जाए, जैसे ऋतु। इसरा का उच्चारण ना की तरह होता है, जैसे चंचल, अंजन। अगला, ड का उच्चारण अनुस्वर की तरह होता है, जैसे गंगा, रंग। णा का उच्चारण स्वर का सही होता है, लेकिन अकेले होने पर ना की तरह बोला जाता है, जैसे पंडित, ठंडा। अनुस्वर का उच्चारण चंद्र बिंदु की तरह होता है, जैसे मैं, नहीं। आकारांत आप पर खत्म होने वाले शब्दों का उच्चारण, जैसे आप कहोगे प्यार, राम। अगला, 4 अक्षर वाले शब्दों में दूसरे और तीसरे आ वाले अक्षर का हलंत उच्चारण किया जाता है, जैसे दलदल, अड़चन, मलमल। 3 अक्षर वाले अकारांत शब्दों में अंतिम अक्षर हलंत के समान होता है, बोला जाता है। घ का उच्चारण द्या की तरह किया जाता है, जैसे विद्यार्थी।
अब उच्चारण दोषों के प्रकार देख लेते हैं और इनका कारण क्या है। इनके प्रकार और कारण देख लेते हैं। उच्चारण के प्रकार, उच्चारण दोष के प्रकार। पहला पॉइंट है अक्षरों का गलत उच्चारण, जैसे क ख ग घ को क ख ग घ को कै खे गए घय बोलना। स्वर लोप, जैसे एकादश को एकादशा बोलना। स्वर परिवर्तन, शब्द के अंत में ई को ई और ऊ को ऊ बोलना। मुनि को मुनि और मनु को मनु बोलना। स्वरागम दोष, जैसे स्कूल को स्कूल और स्टेशन को स्टेशन बोलना। स्वर भक्ति दोष, जैसे श्री को श्री और प्रताप को प्रताप बोलना। रि और र का भ्रम, जैसे वृक्ष को वृक्ष और ग्रह को ग्रह बोलना। अगला ओ को औ का भ्रम, जैसे गौशाला को गौशाला बोलना। इकार का उकार का दोष, जैसे श्रीमती को श्रीमती बोलना। पति को पति बोलना। अनुस्वर और चंद बिंदु का भ्रम, जैसे अश्रु को आंसू बोलना। अणा और न में भ्रम, जैसे गुण को गुण बोलना। प्रणाम को प्रणाम बोलना। सा और सा का भ्रम, जैसे सरस्वती को सरस्वती बोलना। शक्ति को शक्ति बोलना। छा को ज्ञा का गलत उच्चारण करना। अगला अशुद्ध वाचन, जैसे राजयोग को राजयोग बोलना। नावड़ा में भ्रम हो जाए, रावण को रावण बोलना। उच्चारण दोष के कारण, इनके कारण क्या क्या है। पहला भौगोलिक कारण, भौगोलिक प्रभाव होता है। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के उच्चारण में अंतर होता है, जैसे पहाड़ी और मैदानी भाषा में अंतर। अशुद्ध शिक्षण, यदि शिक्षक का उच्चारण गलत होता है तो विद्यार्थी भी गलत सीखेंगे। अगला बालाघात की अज्ञानता, शब्द का सही बल न देना, जैसे अर्थ बदल सकता है, जैसे राम ने तुमको मारा और राम ने तुमको मारा। गति का ज्ञान न होना, शब्दों को तेजी या धीमी गति से बोलने से अर्थ बदल सकता है, जैसे मारो मत जाने दो और मारो मत जाने दो। शारीरिक दोष, हकलाने या किसी अन्य वाणी दोष के कारण भी उच्चारण अशुद्ध उच्चारण हो सकता है। अगला हीन भावना, आत्मविश्वास की कमी से भी विद्यार्थी गलत उच्चारण करते हैं। भय, सख्त माहौल में बच्चे डर के कारण सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। अगला शर्मिला स्वभाव, संकोची स्वभाव के कारण भी बच्चे स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाते हैं। अगला पुस्तकीय अशुद्धियाँ, गलत मुद्रित पुस्तकों को पढ़कर विद्यार्थी भी गलत उच्चारण सीख लेते हैं। क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, अन्य भाषाओं के प्रभाव से हिंदी उच्चारण गलत हो सकता है, जैसे पंजाबी बंगाली। अज्ञानता या कोई अन्य भाषा हो, अज्ञानता सही उच्चारण सुनने और अभ्यास का अभाव होने से भी अशुद्धियाँ आती हैं। अगला उच्चारण तत्वों की जानकारी न होना, स्वराघात गति विराम आदि का सही ज्ञान न होने से उच्चारण दोष उत्पन्न होते हैं। 99 को 99 या 43 को 43 बोलना, ये सारे उच्चारण दोष के कारण होते हैं। उच्चारण दोषों के निराकरण के उपाय। जब बालक विद्यालय में प्रवेश करता है और शिक्षक से संवाद करता है तो उसकी उच्चारण संबंधी त्रुटि स्पष्ट हो जाती है। शिक्षक को न केवल इन त्रुटियों की पहचान करनी चाहिए
बल्कि उनके कारणों को समझकर उन्हें सुधारने के लिए प्रभावी उपाय अपनाने चाहिए। शुद्ध उच्चारण के विकास के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, ध्वनि तंत्रों का ज्ञान कराना। बालकों को हिंदी भाषा के ध्वनि तत्वों का सही ज्ञान कराना आवश्यक है, जिससे वे उच्चारण दोषों से बच सके। हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण सिखाना, जैसे घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, स्वाद, नाद, ह्रस्व, दीर्घ, अनुस्वर, अनुनासिक, संविध, विविध ध्वनियों का भेद समझाना। विशेष ध्वनियों का अभ्यास कराना, जैसे न, ड़, व, ब, स आदि ध्वनियों का अभ्यास कराना। उच्चारण स्थानों का ज्ञान कराना, जैसे मुख से विभिन्न अवयव जैसे जीभ, होंठ, तालु, कंठ आदि का सही प्रयोग समझाना। इसके लिए मॉडल, चित्र, दर्पण, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर आदि का भी उपयोग किया जा सकता है। मित्र मंडली का प्रभाव। भाषा का अनुकरण द्वारा सिखाना महत्वपूर्ण है, इसलिए बालक को ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो शुद्ध उच्चारण करते हों। शिक्षक का उच्चारण सुधारना। बालक शिक्षक के उच्चारण की नकल करते हैं, इसलिए शिक्षक को स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। कक्षा में पढ़ाने के दौरान उच्चारण की त्रुटियों को सुधारने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। संतुलित व्यवहार अपनाना। कई बच्चे संकोच, भय या आत्महीनता के कारण अशुद्ध उच्चारण करते हैं। शिक्षकों को प्रेम, सहानुभूति, प्रोत्साहनपूर्ण व्यवहार करना चाहिए ताकि बच्चे आत्मविश्वास के साथ सही उच्चारण कर सकें। पठन। पठन का अर्थ एवं परिभाषा है। भाषा के दो रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा, बोलचाल की भाषा। अगला लिखित भाषा, लिखे गए शब्दों की भाषा। पठन का अर्थ है लिखित भाषा को पढ़कर उसका अर्थ समझने की प्रक्रिया। यह केवल अक्षर पहचानना नहीं बल्कि अर्थ, बोध और भावानुभूति का विषय भी है। परिभाषा जीएस कृष्णप्पा। पठन का उद्देश्य केवल पढ़ना सिखाना नहीं बल्कि पढ़ने के प्रति रुचि, आनंद उत्पन्न करना। अन्यथा स्कूल छोड़ने के बाद बच्चे दोबारा निरक्षरता की स्थिति में पहुंच सकते हैं। उमा मंगल। लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया को पठन कहा जाता है। पठन शिक्षण की विधियाँ क्या क्या हैं, विधियाँ हम देख लेते हैं। पठन शिक्षण में यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाए तो ये अधिक प्रभावी और न्यायसंगत होगा। बालकों को स्वर, व्यंजन और वर्णमाला से परिचय कराया जाता है, लेकिन पढ़ाने का तरीका रुचिकर न होने के कारण वह पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं और इसे बोझ समझने लगते हैं। यदि अध्यापक खेल विधि का प्रयोग करें तो पढ़ने की इच्छा जागृत हो सकती है, जिससे ये प्रक्रिया रुचिकर बन जाती है। लंदन बोर्ड ऑफ एजुकेशन की पुस्तक शिक्षकों के लिए सुझाव में उल्लेखित किया गया है, पढ़ने की पहली सीढ़ी बच्चों के लिए खेल जैसी होनी चाहिए जिससे वह आकर्षित हों। यह भावना उन बच्चों में शीघ्र उत्पन्न होती है जो अध्यापकों से अच्छी कहानियाँ सुनते हैं या चित्रों के माध्यम से शब्दों का रहस्य समझते हैं। मनोवैज्ञानिक क्रम का अर्थ है कि बालकों की रुचि, आयु और जिज्ञासा के अनुरूप विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाए। आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार पठन शिक्षण का प्रारंभ तार्किक क्रम में नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक क्रम में होना चाहिए। पठन शिक्षण की जो प्रमुख विधियाँ हैं इनमें आपका हो जाएगा। पहला अक्षरबोध विधि, कहानी विधि, शब्द शिक्षण विधि, वाक्य शिक्षण विधि, ध्वनि साम्य विधि, साहचर्य विधि, संयुक्त विधि। सबसे पहले हम देखते हैं अक्षरबोध विधि। इस विधि में सबसे पहले बालकों को अक्षरों का ज्ञान दिया जाता है, जैसे स्वर क्या होते हैं,
आ इ ई उ या व्यंजन क ख ग घ इस प्रकार बताया जाता है। इसके बाद स्वर और व्यंजनों को मिलाकर शब्द बनाए जाते हैं, जैसे भा और आ को भा, ल और उ को लू, भालू। इसके बाद शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाना सिखाया जाता है, जैसे भालू प्लस काला प्लस है, भालू काला है। अक्षर बोध विधि के प्रकार। पहला संश्लेषणात्मक या सिंथेटिक मेथड। इसमें पहले अक्षरों की पहचान कराई जाती है, फिर उन्हें जोड़कर शब्द बनाया जाता है। सोपान, सबसे पहले वर्ण सिखाए जाते हैं। अगला, वर्णों से शब्द निर्माण सिखाया जाता है। मात्राओं का ज्ञान कराया जाता है। मात्राओं वाले शब्दों को पढ़ने का अभ्यास कराया जाता है। तो ये अक्षर बोध विधि के प्रकार में आता है, पहली विधि। अगला, विश्लेषणात्मक या एनालिटिक मेथड, सेकेंड हो जाएगा आपका। इसको देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा। इस विधि में पहले संपूर्ण शब्द सिखाए जाते हैं, फिर उन्हें अलग अलग करके अक्षरों की पहचान कराई जाती है। सोपान, पहले पूरे शब्द को सिखाए जाते हैं, फिर शब्दों को अलग अलग करके वर्ण सिखाए जाते हैं। उपविधियाँ, शब्दों से वर्णविध, इसमें शब्द को लिखवाकर उनका उच्चारण कराया जाता है, जिससे छात्र वर्णों से परिचित हो जाते हैं। अगला, वाक्यविद, इसमें पूरे वाक्य पढ़ाए जाते हैं, फिर शब्द और वर्णों को अलग अलग किया जाता है। अगली विधि हो जाएगी कहानी विधि, स्टोरी मेथड। यह विधि विश्लेषणात्मक विधि का ही विस्तार है। इसमें वर्णमाला को वाक्यों से निर्मित कहानी के माध्यम से सिखाया जाता है। सोपान, इसके क्या क्या, शिक्षक वाक्यों का निर्माण करता है। छात्र को दिए गए वाक्यों से कहानी बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। कहानी को रोचक बनाने के लिए चित्रों का उपयोग किया जाता है। शिक्षक द्वारा कहानी सुनाई जाती है, जिससे छात्र उनमें प्रयुक्त शब्दों से परिचित होते हैं। अगली विधि हो जाएगी आपकी शब्द शिक्षण विधि। इसे देखो और कहो विधि भी कहा जाता है। इसमें सार्थक शब्दों को पढ़ना सिखाया जाता है, जैसे पापा, मामा, चाचा, दादा, नाना। इस विधि में चित्रों की सहायता से शब्दों को सिखाया जाता है, इसलिए इसे साहचर्य विधि भी कहा जाता है। हालांकि इस विधि की एक सीमा यह है कि भावात्मक और क्रियात्मक शब्दों को चित्रों के माध्यम से समझाना कठिन होता है। अगली विधि हो जाएगी आपकी वाक्य शिक्षण विधि, सेंटेंस मेथड। इस विधि में पहले वाक्य सिखाए जाते हैं, फिर शब्दों और वर्णों की जानकारी दी जाती है। विशेषताएं क्या है इसकी, पहले 4 से 5 वाक्य की कविता या कहानी पढ़ाई जाती है। वाक्य ज्ञान के बाद शब्द और वर्णों का परिचय कराया जाता है। इसे कविता विधि या कहानी विधि भी कहा जाता है। ध्वनि साम्य विधि, फोनेटिक मेथड, फोनिक मेथड। इस विधि में समान ध्वनि वाले शब्दों को उच्चारण के आधार पर पढ़ाया जाता है, जैसे सुरेश, महेश, कर्म, मर्म। नकारात्मक पक्ष इसका क्या है, इसमें केवल ध्वनि पर ध्यान दिया जाता है, अर्थ की उपेक्षा की जाती है, इसलिए इसे अधूरी विधि भी माना जाता है। अगली विधि हो जाएगी आपकी साहचर्य विधि। इस विधि में मैडम मॉन्टेस्क्यू ने
विकसित की है इस विधि को। इसमें वस्तुओं के नाम और चित्रकार पर लिखे जाते हैं, जिससे बच्चों को शब्द पहचानने में सहायता मिलती है। सोपान क्या है इसके? छात्रों के परिवेश और अनुभव से संबंधित चित्र बनाए जाते हैं। वस्तुओं के नाम चित्र कार्ड पर तैयार किए जाते हैं। छात्र से मिलान करने के लिए कहा जाता है। जैसे जल शब्द को जल से संबंधित चित्र के साथ जोड़ा जाता है। अगली विधि हो जाएगी संयुक्त विधि। यह पठन शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि है। इसमें सभी विद्यार्थियों को मिलाकर पढ़ाया जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है? पहले वाक्य विधि से पढ़ाया जाता है, फिर शब्द विधि का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अक्षर बोध विधि के माध्यम से वर्णों को पढ़ाया जाता है। ध्वनि साम्य विधि से उच्चारण में सुधार किया जाता है। खेल विधि और चित्र विधि की सहायता से रुचिकर पठन करवाया जाता है। तो इसमें सभी विधियों का मिलाकर पढ़ाया जाता है। इसमें ध्यान देने योग्य क्या क्या बातें हैं इसको देख लेते हैं। संयुक्त विधि में प्रयोग में ध्यान देने योग्य बातें हैं। पहला, छात्रों को वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य निर्माण करवाया जाए। देखो और कहो विधि का उपयोग किया जाए। छात्रों को चित्रों और फ्लैश कार्ड की सहायता से सिखाया जाए। वर्णों की स्पष्ट पहचान के लिए खेल विधि अपनाई जाए। तो ये कुछ बातें इस विधि में ध्यान देने योग्य हैं। गद्य शिक्षण। गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है। इसमें छंद या मात्राओं का बंधन नहीं होता है। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ और भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रयासों से इसमें गति आई। आज गद्य साहित्य का विस्तार निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास, वैज्ञानिक लेखन आदि में हुआ है। हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने के कारण हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं राज्य भाषा बनने के कारण इसकी आवश्यकता और महत्व और बढ़ गया है। राज्य भाषा है। गद्य शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं? गद्य शिक्षण के जो प्रमुख उद्देश्य हैं, छात्रों की भाषा, विचार और अभिव्यक्ति क्षमता को विकसित करना। इसके अन्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, छात्रों के वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण में शुद्धता उत्पन्न करना। अगला, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, जिससे वह रूढ़ोक्तियों, लोकोक्तियों, सूक्तियों एवं कथाओं को समझ सकें। अगला, चिंतन में क्रमशः स्पष्टता, संगतता एवं तार्किकता उत्पन्न करना। अगला, वाक्यों में प्रयुक्त शब्द रूपों को शुद्धता और अशुद्धता समझने की स्तरोचित योग्यता विकसित करना। अगला, छात्रों को सुंदर गद्यात्मक उदाहरणों के संकलन की प्रेरणा देना। अगला, छात्रों के हृदय में भाषा विषयक शुद्धता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। अगला, छात्र ज्ञान क्षेत्र का विस्तार करके छात्रों में चरित्र चित्रण करने की योग्यता विकसित करना। अगला, विभिन्न लेखन शैलियों से परिचय द्वारा लेखन शैली के विकास में सहायता करना। अगला, छात्रों को उचित गति एवं स्वरों के उतार चढ़ाव के कारण सस्वर वाचन करने के योग्य बनाना। अगला, छात्रों को मौन पठन की कला में दक्ष बनाना। अगला, छात्रों को मौखिक एवं लिखित रूप से विचारों को व्यक्त करने के योग्य बनाना। अगला, छात्रों की कल्पना, बोध, निरीक्षण तथा विवेक शक्तियों को विकसित करना। अगला, छात्रों की रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना। अगला, छात्रों में मानसिक, बौद्धिक तथा तार्किक शक्तियों का विकास करना। अगला, छात्रों को गद्य साहित्य की समीक्षा करने योग्य बनाना। इसके कुछ विशेष उद्देश्य हैं, ये भी देख लेते हैं। गद्य पाठ विभिन्न शैलियों पर आधारित है, जैसे
विचारात्मक तर्क और चिंतन विकसित करने के लिए, सूचनात्मक ज्ञानवर्धन के लिए, भावात्मक संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए, कथ्यात्मक कहानी के रूप में शिक्षण। अगला चित्र निर्माणात्मक नैतिक शिक्षा के लिए, वैज्ञानिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक विभिन्न विषयों का ज्ञान कराने के लिए। अभी इसके कुछ अंग हैं, अंग देख लेते हैं। गद्य शिक्षण के अंग। गद्य की शिक्षा के प्रमुख 3 अंग हैं। पहला वाचन हो गया। वाचन शुद्ध उच्चारण के साथ गद्यांश के ससुर वाचन को आदर्श पाठ कहा जाता है। ये आवश्यक है ताकि विद्यार्थी सही उच्चारण सीख सके और अनुकरण कर सके। अगला ससुर वाचन के बाद कुछ विद्यार्थियों में भी वाचन करवाया जाता है। अगला मौन वाचन भी महत्वपूर्ण है, जिससे विद्यार्थी विचार ग्रहण करने की क्षमता विकसित कर सके। ये पहला अंग होगा। दूसरा अंग व्याख्या। व्याख्या गद्य पाठ में शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों और वाक्यों की व्याख्या आवश्यक होती है। मुख्यतः 3 विधियों का उपयोग किया जाता है व्याख्या के लिए। उद्बोधन विधि, विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ स्वयं बताने के लिए प्रेरित किया जाता है। दृश्य साधनों का उपयोग किया जाता है, जैसे प्रत्येक वस्तु प्रदर्शन, जैसे उदाहरण के लिए पुस्तक दिखाकर शब्द समझाना, पुस्तक शब्द समझाना, पुस्तक दिखाकर। मॉडल चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र का उपयोग करना। अमूर्त विचारों को समझाने के लिए अंत और उदाहरण का उपयोग करना। अगला आपका हो जाएगा स्पष्टीकरण द्वारा। यदि शब्द का अर्थ उद्बोधन विधि से स्पष्ट न हो तो अन्य तरीके से समझाया जाता है। पहले व्युत्पत्ति द्वारा, उदाहरण जैसे श्रमजीवी, श्रम प्लस जीवी। विलोम शब्द द्वारा, उदाहरण कैर को वीर। संधि विक्षेप द्वारा, उदाहरण जैसे विचारोत्कर्ष, विचार प्लस उत्कर्ष। समग्र समास विग्रह द्वारा, जैसे उदाहरण देशभक्ति, देश प्लस भक्ति। अगला प्रवचन। जब अन्य विधियां असफल हो जाती है तब शिक्षक स्वयं अर्थ बताता है। पर्यायवाची शब्द द्वारा अर्थ समझाया जाता है, जैसे नियत का भाग्य। मुहावरे और लोकोक्तियों को समझाने के लिए उदाहरण, कथाओं, वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण आटे दाल का भाव मालूम होना, नौकरी छूटते ही राम को आटे दाल का भाव मालूम हो गया। अगला अंग हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विचार विश्लेषण। गद्य पाठ का मुख्य उद्देश्य भाषा ज्ञान और विचार ग्रहण कराना होता है। शिक्षक शब्द प्रश्न पूछकर विचार विश्लेषण करवाता है। उदाहरण और दृष्टांत द्वारा जटिल विचारों को सरल बनाया जाता है। लेखक का संक्षिप्त परिचय देकर विचारों और विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाता है। अगला विद्यार्थियों को लेखक के विचारों को समझने और आत्मसात करने योग्य बनाया जाता है। तो ये हो गया आपके शिक्षण के अंग, गद्य शिक्षण के अंग। अब हम देखते हैं गद्य शिक्षण की विधियां। गद्य शिक्षण की विधियां। गद्य शिक्षण की विभिन्न विधियां निम्नलिखित। पहला आपका हो जाएगा अर्थ कथन शिक्षण, अर्थ कथन प्रणाली। यह परंपरागत विधि है जिसमें शिक्षक गद्यांश का मौखिक पठन करता है और कठिन शब्दों का अर्थ बताता है। शिक्षक वाक्यों के भाव स्पष्ट करता है और संपूर्ण गद्यांश का अर्थ समझाता है। इसमें विद्यार्थी निष्क्रिय रहते हैं, जिससे वे सोचने और विचार व्यक्त करने का अवसर नहीं पाते हैं। अगला हो जाएगा आपका व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि, इस विधि में शिक्षक गद्यांश का मौखिक पठन करने के बाद शब्दों व भावों की व्याख्या करते हैं। वो उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विलोम और पर्यायवाची शब्दों की भी व्याख्या करता है। इस विधि में शिक्षक सक्रिय रहता है जबकि विद्यार्थी निष्क्रिय रहता है।
क्योंकि शिक्षक ही बोलता जाता है और जो स्टूडेंट होता है, विद्यार्थी होता है, वो तो सुनता ही है। अगला विश्लेषण विधि। यह विधि व्याख्या प्रणाली का उन्नत रूप है। शिक्षक शब्दों और भावों की व्याख्या प्रश्न उत्तर के माध्यम से करवाता है। अगला, इससे विद्यार्थियों को सोचने और समझने का अवसर मिलता है। माध्यमिक स्तर पर यह विधि सर्वोत्तम मानी जाती है। समीक्षा विधि। इस विधि का प्रयोग उच्चतर माध्यमिक और उच्च कक्षाओं के लिए किया जाता है। इसमें निबंध के तत्वों का विश्लेषण कर उनके गुण दोषों की परख की जाती है। प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक स्तर पर व्याख्या एवं विश्लेषण विधियों का संयोजन किया जाता है। माध्यमिक स्तर पर भाषा ज्ञान कौशल विकास के लिए समीक्षा विधि का भी समावेश करना चाहिए। गद्य शिक्षण में उच्चारण अभ्यास। गद्य हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। गद्य के माध्यम से भावों और विचारों की अभिव्यक्ति तथा समझ विकसित होती है। उच्चारण अभ्यास के प्रमुख पहलू। शिक्षकों को पहले स्वयं सउच्चारण पठन करना चाहिए। शुद्ध उच्चारण आरोह अवरोह और परवाह का सही निर्वहन आवश्यक है। वाक्य स्तर पर सही उच्चारण स्वराघात और सुर का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। गद्य पाठों में शब्द प्रयोग और शब्द रचना के माध्यम से उच्चारण अभ्यास को बढ़ावा दिया जाता है। उदाहरण इससे देख लेते हैं। उदाहरण, अशुद्ध बिजुली के पराकाश में अपनी आंखें चौंधिया जाती हैं। शुद्ध बिजली के प्रकाश में अपनी आंखें चौंधिया जाती हैं। संधि उपसर्ग प्रत्यय लिंग वचन आदि के कारण उच्चारण में होने वाली अशुद्धियों को सुधारने के लिए अभ्यास आवश्यक है। गद्य शिक्षण में उच्चारण अभ्यास के उद्देश्य क्या क्या है? पहला, विद्यार्थियों को मौन और व्यक्त पठन में दक्ष बनाना, उनका शब्द भंडार बढ़ाना, उन्हें लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति में कुशल बनाना, प्रभावपूर्ण और शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करना, साहित्यिक विधाओं और भाषा शैलियों से परिचित कराना, भावात्मक और साहित्यिक सौंदर्य की पहचान की क्षमता विकसित करना, भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन की रुचि उत्पन्न करना, समीक्षा शक्ति का विकास करना। पद्य शिक्षण। हिंदी में काव्य पद्य और कविता शब्द प्राय पर्यायवाची माने जाते हैं, लेकिन इनमें कुछ भेद होता है। काव्य संस्कृत शब्द है जिसका प्रयोग साहित्य के लिए किया जाता है। संस्कृत में काव्य के दो भेद होते हैं। पहला, पद्य काव्य जो छंद होते हैं जिसमें छंदोबद्ध होता है, और गद्य काव्य जिसमें छंदबद्धता आवश्यक नहीं होती है। पद्य का अर्थ छंदोबद्ध रचना होता है, जबकि कविता छंदोबद्ध भी हो सकती है और नहीं भी। संस्कृत में कविता को सभ्य काव्य कहा जाता है, जिसका स्वरूप विभिन्न आचार्यों द्वारा भिन्न भिन्न रूपों में बताया गया है। कुछ विद्वान ध्वनि वक्रोक्त रीति अलंकार और रस को काव्य की आत्मा मानते हैं, जबकि कुछ इन्हीं सभी तत्वों के उचित संयोजन औचित्य को काव्य का प्राण मानते हैं। वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के प्रारंभ तक हिंदी में पद्य छंदबद्ध ही रहा, परंतु बाद में छंदमुक्त काव्य की भी प्रवृत्ति बढ़ी। रस विहीन पद्य की कल्पना असंभव है, क्योंकि कविता वही है जो पाठक या श्रोता के हृदय को स्पर्श करे, उनके भाव की गहरी अनुभूति उत्पन्न करे। पद्य का अर्थ एवं परिभाषा देख लेते हैं।
मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है। उसके मन में दुख, सुख, प्रेम, दया, क्रोध और आशा जैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। पद्य द्वारा मानव के भावात्मक विकास को गति मिलती है और उसकी भावनाओं का उत्सर्जन होता है। हिंदी विद्वानों द्वारा पद्य की परिभाषा है। पहला, आचार्य महावीर द्विवेदी द्वारा, पद्य का रागात्मक तत्व ही कविता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा, पद्य वो साधन है जो शेष सृष्टि के साथ हमारा रागात्मक संबंध स्थापित करता है। पंडित जयशंकर प्रसाद जी द्वारा, पद्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। अगला, पंडित राम दहिन मिश्र द्वारा, हृदयों की आह्लादक रुचिकर रचना काव्य है। कठिन शब्द हैं। बाबू गुलाब राय, काव्य संसार के प्रति कवि की भावप्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना को भावोत्पादक अभिव्यक्ति रूप है। अगला, कविराज विश्वनाथ द्वारा, रसात्मक वाक्यों को ही काव्य कहा जाता है। आनंद व धनाचार्य द्वारा, काव्य की आत्मा ध्वनि है। अगला, आचार्य वामन, काव्य के लिए रीत अनिवार्य है। अगला, आचार्य मम्मट, अघोष, अदोष, दोष रहित, सगुण, गुण सहित एवं प्राय अलंकृत शब्द और अर्थ ही काव्य। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डिफिनीशन है, परिभाषाएं हैं। एक और देख लेते हैं। आचार्य कुंतक द्वारा वक्रोक्त को काव्य का प्राण मानते हैं। पाश्चात्य में कुछ परिभाषाएं हैं। शैले कविता कल्पना की अभिव्यक्ति है। मिल्टन, कविता सरल, प्रत्यक्ष, मूलक और रागात्मक है। जॉनसन द्वारा, कविता छंदमय रचना है। अगला, कार्लाइल, कविता संगीतमय विचार और कल्पना की अभिव्यक्ति का साधन है। अगला, वर्ड्सवर्थ, कविता शांति के समय स्मरण की हुई उत्कृष्ट भावनाओं का सहज उद्रेक है। पद्य शिक्षण का महत्व जान लेते हैं। पद्य शिक्षण का महत्व। पद्य भावात्मक सौंदर्यानुभूति और रसानुभूति को जागृत करता है। किसी भी भाषा का मुख्य साहित्य भाषा उसका काव्य साहित्य होता है। हमारे धर्म और दर्शन प्राय काव्य के रूप में अभिव्यक्त हुए हैं। गीता संस्कृत पद्य है, रामचरितमानस हिंदी कविता है। कहा जाता है कि जो शक्ति तलवार से नहीं वह साहित्य में होती है। अगला, पद्य सीधा हृदय पर प्रभाव डालता है और पाठक में सुख, दुख, प्रेम, करुणा आदि भावनाओं को जागृत करता है। भाषा शिक्षण की दृष्टि से भी पद्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि पद्य पठन से भाषा के विविध रूपों को समझा जा सकता है। अगला, अभिव्यक्ति की विभिन्न शैलियों को समझने में सहायता मिलती है। अगला, समाज एवं उसकी समस्याओं का ज्ञान प्राप्त होता है। अगला, जातीय धर्म एवं दर्शन की समझ विकसित होती है। अगला, विद्यार्थियों में अपने देश, समाज और धर्म के प्रति अस्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। पद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं? उद्देश्य देख लेते हैं। पद्य कल्पना और मनोवेगों के माध्यम से हमारे जीवन की व्याख्या करता है। ये हृदय की सीधी सच्ची अभिव्यक्ति है। साहित्य की विभिन्न विधाओं के तहत तरह गद्य पद्य शिक्षण के भी अपने उद्देश्य होते हैं, जो निम्नलिखित है। पहला, विद्यार्थियों में पद्य के प्रति रुचि और प्रेम उत्पन्न करना। उचित गति, आरोह अवरोह के साथ काव्य पाठ करने की योग्यता विकसित करना। अगला, काव्यों के सौंदर्य, छंद, रस, अलंकार आदि का ज्ञान कराना। विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति और भावानुभूति का विकास करना। उन्हें समाज, संस्कृति, धर्म और दर्शन से परिचय कराना। भाषा सौंदर्य को समझने और काव्य रचना के प्रति रुचि बढ़ाना। अगला, उच्च आदर्श का निर्माण करना।
प्राथमिक एवं पूर्व प्राथमिक स्तर पर पद्य शिक्षण के उद्देश्य। प्राथमिक स्तर पर स्पष्ट उच्चारण, भावानुकूल वाचन और प्रभावयुक्त पाठन विकसित करना। अगला, कविता कंठस्थ और नाटकीयता के साथ प्रस्तुत करना। पूर्व माध्यमिक स्तर पर कठिन शब्दों का उच्चारण सुधारना और कविता की व्याख्या कराना, रस अलंकार और भाव सौंदर्य को समझाना, काव्य अध्ययन की रुचि बढ़ाना और रचनात्मकता विकसित करना। अब इसकी शिक्षण विद्या जो है पाठ्य शिक्षण, पद्य शिक्षण की शिक्षण विद्या, पद्य शिक्षण की शिक्षण विद्या देख लेते हैं। पहला हो जाएगी आपका बाल गीत और नाटक विधि। छोटे बच्चों के लिए प्रयुक्त है ये विधि। इसमें ताल, लय और अभिनय के साथ गीत गाए जाते हैं। अगला, ये विधि काव्य पाठ को रोचक बनाती और बच्चों को सहज रूप में कविता कंठस्थ करने में सहायक होती है। अगला, अत्यधिक स्वर एवं अंग संचालन से बचना चाहिए। अभिनय विधि, अगली विधि हो जाएगी आपकी अभिनय प्रणाली। काव्य को समझने के लिए अभिनय का प्रयोग किया जाता है। शिक्षक पहले सस्वर पाठ करता है, फिर बच्चे भावानुसार अभिनय के साथ कविता गाते हैं। ये विधि कविता के अर्थ और भाव को स्पष्ट करने में सहायक होती है। अगला, शब्दार्थ कथन विधि। शिक्षक कविता की प्रत्येक पंक्ति के शब्दार्थ और भावार्थ बताता है। ये विधि पद्य शिक्षण को नीरस बना देती, इसलिए इसे त्यागना उचित है। अगली विधि जो हो जाएगी आपकी प्रश्नोत्तर या खंडान्वय प्रणाली। लंबी और कथात्मक कविताओं के लिए उपयोगी विधि। कविता को खंडों में विभाजित कर प्रश्नोत्तर के माध्यम से अर्थ स्पष्ट किया जाता है। इस कविता का भाव विश्लेषण किया जाता है। अगला जो तरीका है यह है व्याख्या प्रणाली। माध्यमिक एवं उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। कविता के भावार्थ, शैली और प्रसंग का अध्ययन कराया जाता है। ये बात विद्यार्थियों को निष्क्रिय बना सकती है, इसलिए इसका संतुलित उपयोग होना चाहिए। अगला, व्याख्या प्रणाली। शिक्षक कथावाचक की भूमिका निभाता है और कविता की गहन व्याख्या करता है। उच्च कक्षाओं में साहित्यिक और भावात्मक कविताओं के लिए यह विधि लाभदायक होती है। तुलना प्रणाली। एक ही विषय पर विभिन्न कवियों की कविताओं की तुलना कराई जाती है। इसमें विद्यार्थियों को विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने का अवसर मिलता है। अगला, समीक्षा प्रणाली। उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त, जहां विद्यार्थी कविता का गहन मूल्यांकन करते हैं। शिक्षक केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। विद्यार्थी का तार्किक और समालोचनात्मक विकास होता है। आदर्श प्रणाली विधि। विभिन्न शिक्षण विधियों के श्रेष्ठ तत्वों को मिलाकर विकसित की गई प्रणाली है यह। इसमें वाचन, व्याख्या और भाव विश्लेषण का समावेश होता है। अगला, रसास्वादन प्रणाली। कविता का केवल अर्थ बताने के बजाय विद्यार्थियों को उसमें रसानुभूति कराई जाती है। यह विधि प्रारंभिक से उच्च कक्षाओं तक प्रभावी होती है। पद्य में अभिरुचि उत्पन्न करने के उपाय। बालकों में भावात्मक विकास के लिए एवं उनकी मूल प्रवृत्तियों के उन्नयन हेतु काव्य शिक्षण आवश्यक है। अच्छे चरित्र निर्माण के लिए व्यक्ति की अभिरुचि का स्वस्थ होना आवश्यक है। काव्य अध्ययन के माध्यम से अभिरुचियों का परिष्करण किया जाता है। रस्किन के अनुसार सुरुचिकर नैतिकता आवश्यक
संभावित परिणाम है। इसलिए यदि हम विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण करना चाहते हैं तो कविता में अभिरुचि बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाकर उनकी मूल प्रवृत्तियों में उन्नयन का अवसर प्रदान कर सकते हैं। पद्य में अभिरुचि उत्पन्न करने के साधन। पहला, मौलिक कविता के लिए लिखने का अभ्यास। विद्यार्थियों को प्रारंभ से ही मौलिक कविता लिखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। शुरुआत में वे तुकबंदी करेंगे लेकिन धीरे धीरे उनका स्तर ऊंचा उठेगा। अगला, विद्यार्थियों का कंठस्थीकरण। विद्यार्थियों को सुंदर कविताओं के अंश, नीति के दोहे आदि याद करने के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि वे काव्य अध्ययन में रुचि लें। अगला, अंताक्षरी के माध्यम से यह एक मनोरंजक बौद्धिक लेख है जो विद्यार्थियों को कविता कंठस्थ करने और नई कविताओं को सुनने व सीखने के लिए प्रेरित करता है। अगला, कविता सम्मेलन। आमंत्रित कवियों के मुख से कविताएं सुनने के लिए विद्यार्थियों पर विशेष प्रभाव पड़ता है और वे काव्य के प्रति अनुराग विकसित करते हैं। अगला, कवि दरबार या यह नाट्य विधि से किया जाने वाला कवि सम्मेलन है जो विद्यार्थियों में काव्य के प्रति रुचि बनाए रखने का सस्ता और प्रभावी साधन है। अगला, कवि जयंती। किसी प्रसिद्ध कवि की जयंती पर उनकी प्रसिद्ध कविताओं का पाठ किया जाता है जिससे विद्यार्थियों में काव्य के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। सुभाषित प्रतियोगिता। विद्यार्थियों को सरस वाचन का अभ्यास कराने और श्रेष्ठ काव्य रचनाओं को खोजने के लिए प्रेरित करने के लिए ये प्रतियोगिताएं उपयोगी हैं। अगला, समस्या पूर्ति। इसमें विद्यार्थियों को एक पंक्ति दी जाती है और वे उसकी पूर्ति करते हैं। यह विधि काव्य लेखन क्षमता को विकसित करने में सहायक होती है। पद्य शिक्षण में उच्चारण अभ्यास। कविता एक लयात्मक विधा है। इसमें अनुभूति की प्रधानता होती है। पद्य शिक्षण में छात्रों को गाने गुनगुनाने की सरल गतिविधियों से जोड़ना आवश्यक है। इससे कविता शिक्षण का आधा कार्य स्वतः हो जाता है। सस्वर गायन से कविता के अर्थ भाव स्पष्ट रूप से उभर आते हैं। उच्चारण अभ्यास के उद्देश्य। पहला, शब्दों के स्पष्ट एवं मानक उच्चारण में दक्ष बनाना। अगला, गति प्रवाह के साथ वाचन की योग्यताएं विकसित करना। अगला, कविता को हाव भाव आरोह अवरोह के साथ प्रस्तुत करने की योग्यता विकसित करना। अगला, कठिन शब्दों के उच्चारण का समुचित अभ्यास कराना। अगला, कविता के भाव समझने की क्षमता विकसित करना। पद्य शिक्षण में ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या है। पहला, शिक्षक को स्वयं उचित भाव भंगिमा के साथ सस्वर वाचन करना चाहिए। अगला, अशुद्ध उच्चारण करने वाले विद्यार्थियों से कविता नहीं पढ़वानी चाहिए। अगला, प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग कम किया जाए और यदि किया जाए तो भाषा सौंदर्य व भाव सौंदर्य की दृष्टि से किया जाए। अगला, बच्चों में ध्यानाकर्षण के लिए भावात्मक कविताओं का वाचन करवाना चाहिए। अगला, विद्यार्थियों से सस्वर वाचन करवाना जाना चाहिए। अगला, कविता में आए भाव सौंदर्य, नाद सौंदर्य, विचार सौंदर्य एवं कल्पना को विद्यार्थियों से अनुभव करवाना चाहिए। अगला, वस्तुओं जैसे फूल, पुस्तक, पेड़, विद्यार्थी, पशु पक्षी आदि पर विद्यार्थियों से दो चार वाक्य लिखवाना चाहिए। अगला, पद्य शिक्षण में कक्षा कार्य एवं निरीक्षण कार्य की आवश्यकता नहीं होती है। पद्य पाठ में चित्र न दिखाकर कल्पना को उत्तेजित करना चाहिए। अगला, कविता की एक पंक्ति देखकर उसे पूरा करवाना, जैसे उड़ती जाए हरी पतंग। कुछ शब्द देकर विद्यार्थियों से कविता बनाने को कहना। अगला,
शिक्षक को पद्य शिक्षण में कम से कम 3 बार आदर्श वाचन करना चाहिए। अगला, बौद्धिक विकास की अपेक्षा भावात्मक विकास पर अधिक बल देना चाहिए। गद्य एवं पद्य शिक्षण में अंतर। विषय गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण। उद्देश्य देख लेते हैं। गद्य शिक्षण का उद्देश्य है बालकों के ज्ञान में वृद्धि करना। पद्य शिक्षण का जो उद्देश्य है बालकों में सौंदर्यात्मक एवं सराहनात्मक वृद्धि करना। प्रस्तुतिकरण गद्य शिक्षण में एक बार आदर्श पाठ, अनुकरण पाठ, शास्वर पाठ व मौन पाठ सम्मिलित होता है। पद्य शिक्षण में 3 बार आदर्श पाठ भावानुकूल स्वर ताल लय के साथ किया जाता है। गद्य शिक्षण शिक्षक कथन आवश्यक होता है। पद्य शिक्षण शिक्षक कथन आवश्यक नहीं होता है। उदाहरणों का प्रयोग गद्य शिक्षण में समानांतर उदाहरणों का बहुत प्रयोग होता है, जबकि पद्य शिक्षण में उदाहरणों का प्रयोग अति आवश्यक होता है। गद्य में बहुत कम होता है, पद्य में अति आवश्यक होता है। गद्य शिक्षण में भाषा कार्य अति आवश्यक होता है, पद्य में भाषा कार्य आवश्यक नहीं होता। गद्य शिक्षण में ज्ञानवर्धक गृह कार्य दिया जाता है, जबकि पद्य शिक्षण में गृह कार्य ऐसा होना चाहिए जो सौंदर्यानुभूत कराए। अगला, पद्य शिक्षण में प्रश्न विचार सौंदर्यात्मक होता है, जबकि गद्य शिक्षण में प्रश्न विचार विश्लेषणात्मक होता है, जबकि पद्य शिक्षण में प्रश्न भाव विश्लेषणात्मक होते हैं। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ व्याख्या द्वारा शब्द भंडार की वृद्धि की जाती है, जबकि पद्य शिक्षण में नकारात्मक उचित मिलने एवं पर तुरंत अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है। अगला, जो गद्य शिक्षण है बौद्धिक विकास पर बल दिया जाता है, जबकि गद्य शिक्षण में भावात्मक विकास पर बल दिया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।